नमस्कार। आज हम महात्मा गांधी की एक बहुत ही प्रभावशाली और हाँ कुछ हद तक विवादास्पद किताब हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल इसके विचारों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। ये किताब जैसा कि हम जानते हैं 1909 में लिखी गई थी। गांधी जी तब समुद्री जहाज पर थे, लंदन से दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। और इसका फॉर्मेट भी बड़ा दिलचस्प है ना, एक पाठक और एक संपादक के बीच बातचीत की तरह। हाँ, जहाँ संपादक असल में गांधी जी के ही विचार रख रहे हैं। हमारे पास इस किताब पर आधारित कुछ नोट्स, कुछ समीक्षाएं हैं और आज हमारा मकसद है कि इस बुनियादी किताब की जो मूल विचार हैं, उनकी गहराई और आज के समय में वो कितने प्रासंगिक हैं, इसे समझें। तो चलिए शुरू करते हैं यह चर्चा। शुरुआत में ही गांधी जी पश्चिमी सभ्यता की काफी तीखी आलोचना करते हैं। उसे वो भारत के लिए एक खतरे जैसा देखते हैं और यहीं से उनका स्वराज का आइडिया निकलता है। पर उनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का जाना भर तो नहीं था, क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये शायद सबसे जरूरी बात है समझने वाली। गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब कहीं ज्यादा गहरा था। स्व पर राज मतलब आत्मसंयम, खुद पर शासन करना। अच्छा। ये सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं थी, बल्कि एक नैतिक और आप कह सकते हैं आध्यात्मिक आजादी थी, जहां व्यक्ति और समुदाय दोनों ही सत्य, अहिंसा, सादगी इन सिद्धांतों के आधार पर खुद पर शासन करें। तो फिर ये जो आत्मशासन का विचार है, ये उनकी पश्चिमी सभ्यता की आलोचना से कैसे जुड़ता है? उन्होंने उसे एक बीमारी जैसा क्यों कहा, ये थोड़ा समझाएं। हाँ, देखिए, गांधी जी का मानना था कि पश्चिमी सभ्यता अपनी जो भौतिकवादी चमक-दमक है, उसका जो अंतहीन औद्योगिक उत्पादन का जुनून है, मशीनों पर हद से ज्यादा निर्भरता, इन सब के कारण वो खोखली हो गई है। वो उसे नैतिक रूप से दिवालिया मानते थे, क्योंकि वो लालच, प्रतिस्पर्धा, शोषण, इन चीजों को बढ़ावा देती है, ऐसा उनका विचार था। उनके हिसाब से इसने इंसान को उसकी जड़ों से, उसकी आत्मा से और प्रकृति से कहीं ना कहीं काट दिया है। अच्छा। इसीलिए वो भारत को चेता रहे थे कि देखो, पश्चिम की अंधी नकल करना हमारे लिए विनाशकारी होगा, क्योंकि ये भारत की अपनी जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक बुनियाद है, उसके बिल्कुल उलट है। ये वाकई उस समय के हिसाब से तो बहुत ही अलग सोच थी। और इसी नैतिक बुनियाद से उनका वो मशहूर सिद्धांत भी निकलता है कि साधन उतने ही महत्वपूर्ण है जितने की साध्य। इस पर थोड़ा और बताएं। हाँ, ये हिंद स्वराज का आप कह सकते हैं कि केंद्रीय तत्व है। गांधी जी का ये अटूट विश्वास था कि अगर भारत का लक्ष्य एक सच्चा, एक नैतिक स्वराज पाना है, तो उसे हासिल करने के तरीके भी उतने ही नैतिक और शुद्ध होने चाहिए। मतलब हिंसा या छल से मिली आजादी सच्ची आजादी नहीं। बिल्कुल। उनका साफ मानना था कि हिंसा, छल या किसी भी अनैतिक तरीके से पाई गई आजादी वो सच्ची आजादी हो ही नहीं सकती। इसीलिए तो उन्होंने अहिंसा और सत्य को स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनाया। उनका मानना था कि गलत साधनों से आप कभी सही मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। और ये बात सिर्फ राजनीतिक तरीकों तक ही सीमित नहीं थी, है ना? गांधी जी ने समाज के दूसरे पहलुओं जैसे शिक्षा और धर्म, उन पर भी जोर दिया कि वो कैसे सत्य और अहिंसा पर आधारित हों। निश्चित रूप से गांधी जी एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते थे जो सिर्फ किताबी ज्ञान ना दे, बल्कि चरित्र का निर्माण करे, जो भारतीय संस्कृति और मूल्यों में गहराई से जुड़ी हो और व्यक्ति को हाथ के काम सिखाकर आत्मनिर्भर भी बनाए। इसी तरह धर्म उनके लिए सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं था, वो उसे नैतिकता का स्रोत मानते थे, जो व्यक्तिगत जीवन और राजनीति दोनों का मार्गदर्शन करे। उनका मानना था कि धर्म को लोगों को जोड़ना चाहिए, न कि तोड़ना, और सार्वजनिक जीवन में सत्य और अहिंसा को स्थापित करने में मदद करनी चाहिए। तो अगर हम इन सब विचारों को एक साथ रखकर देखें, तो गांधी जी के सपनों का भारत कैसा दिखता था? वो जो विकेंद्रीकृत, गांव आधारित अर्थव्यवस्था की बात होती है, उसका क्या मतलब था उनके लिए? हाँ, गांधी जी का जो विजन था वो एक ऐसे भारत का था जो पश्चिमी मॉडल से बिल्कुल अलग हो। उसमें क्या क्या शामिल था? एक तो जैसा आपने कहा, विकेंद्रीकृत, गांव आधारित अर्थव्यवस्था, मतलब गांव आत्मनिर्भर हों, अपनी जरूरतें ज्यादातर खुद ही पूरी करें। अच्छा, ऐसा क्यों? बड़े उद्योगों के खिलाफ थे वो? हाँ, उन्हें लगता था कि बड़े पैमाने पर जो औद्योगिकरण है वो शोषण, असमानता और बेरोजगारी को जन्म देता है, जबकि ग्राम स्वराज स्थानीय संसाधनों और मानवीय श्रम पर आधारित होगा। इसके साथ ही वो नैतिक नेतृत्व चाहते थे, अन्याय का अहिंसक प्रतिरोध हो और सबसे जरूरी, पश्चिम की अंधी नकल का त्याग हो। वो चाहते थे कि भारत अपनी जड़ों की तरफ लौटे, अपनी सभ्यता की ताकत को पहचाने। इस किताब की जो खूबियां गिनाई जाती हैं, उनमें एक तो इसका दूरदर्शी होना, भाषा की स्पष्टता और राजनीतिक विचारों में गहरी आध्यात्मिकता का पुट होना, ये वाकई प्रभावित करता है। हाँ, ये इसकी बहुत बड़ी ताकतें हैं। लेकिन जैसा कि उपलब्ध स्रोतों में भी जिक्र आता है, आलोचनाएं भी हैं।
ऐसे नहीं है कि सब इससे सहमत थे या हैं। हाँ बिल्कुल। कुछ आलोचक कहते हैं कि औद्योगिकरण को पूरी तरह से नकार देना आज के जमाने में, खासकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, शायद अव्यावहारिक है। कुछ लोगों को उनके विचार खासकर सामाजिक मुद्दों पर थोड़े रूढ़िवादी भी लग सकते हैं। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है, जैसा हम हमेशा करते हैं, कि हम सिर्फ स्रोत में दिए गए विचारों और आलोचनाओं को आपके सामने रख रहे हैं, बिना कोई पक्ष लिए। बिल्कुल। तो अब सवाल ये उठता है कि ये किताब जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? क्या इसकी कोई प्रासंगिकता बची है? मेरे विचार में तो आज ही पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हो सकती है। आप देखिए, आज हम किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। जलवायु संकट, बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद, सामाजिक असमानता, राजनीतिक ध्रुवीकरण। सही बात है। ऐसे में गांधी जी के जो विचार हैं, नैतिक जीवन पर जोर, सादगी, अंदरूनी बदलाव की जरूरत और टिकाऊ आत्मनिर्भर समुदाय बनाने की बात, ये हमें एक वैकल्पिक रास्ता दिखाते हैं। ये किताब हमें मजबूर करती है कि हम सिर्फ आर्थिक विकास और राजनीतिक शक्ति की अंधी दौड़ के बारे में न सोचें, उससे परे भी देखें। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक दस्तावेज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक तरह से नैतिक और सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति का एक आध्यात्मिक खाका पेश करती है। तो अगर संक्षेप में कहें तो हिंद स्वराज हमें क्या देता है? ये हमें प्रगति और विकास की जो पारंपरिक धारणाएं, उन पर सवाल उठाने के लिए उकसाता है। यह हमें याद दिलाता है कि असली स्वराज, सच्ची आज़ादी, बाहरी हालात से ज़्यादा हमारे अंदर के बदलाव पर, हमारे नैतिक मूल्यों पर और हमारे आपसी संबंधों पर निर्भर करती है। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा ज़रूर कि आज की जो जटिल वैश्विक चुनौतियां हैं, चाहे वो पर्यावरण की हों, अर्थव्यवस्था की या सामाजिक न्याय की, उनका सामना करने में गांधी जी का जो आत्मसंयम, अहिंसा और आत्मनिर्भर समुदायों पर जोर था, वो हमें किस तरह प्रेरित कर सकता है या शायद हमारा मार्गदर्शन कर सकता है?